Next case of superposition is formation of beats. जैसे टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी जब सुपर इम्पोज होते हैं तो रिजल्टेंट एक SHM ही होता है ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, बट एम्पलीट्यूड गेट्स मॉडिफाइड, और एम्पलीट्यूड का आपके पास रिजल्टेंट था a² + b² + 2ab cos phi अंडर रूट, और उसी पर बेस्ड हमने इंटरफेरेंस अब डिस्कस किया है। नेक्स्ट एक केस समझें कि अगर कोई दो वेव्स में स्लाइट डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होती, स्लाइट डिफरेंस रहता है, तो उनके सुपरपोजिशन से भी जो रिजल्ट है वो कहीं SHM ही है, लेकिन उसमें जो एम्पलीट्यूड पार्ट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंजिंग विद टाइम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास y1 इज a sin ω1t, कोई एक डिस्टर्बेंस है, और y2 ये a sin ω2t डिस्टर्बेंस है। ω1 and ω2 are different, but they are close to each other। उस केस की बात कर रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो तो सिंपली ये है कि चाहे ओमेगा सेम हो चाहे डिफरेंट हो, रिजल्टेंट y इज y1 + y2। तो उस प्रिंसिपल को यूज करते हुए रिजल्टेंट y लिखें तो ये y1 + y2 है, ठीक है, विच मीन्स ये a कॉमन आ जाएगा, इट इज sin ω1t + sin ω2t, जिसको अगर हम ओपन करें तो sin a + sin b का फॉर्मूला है। ये आपके पास y इज a2 sin a + b/2, यानी ω1 + ω2t/2 cos ω1 - ω2/2, ठीक है। तो ये रिजल्ट देखो, इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन 2a cos ω1 - ω2t/2, इसको आप 2a और ये पार्ट मैंने यहां कर दिया, दिस, और साथ में है sin ω1 + ω2/2t। ये दोनों क्लोज टू ईच अदर है, तो ω1 + ω2/2 उन दोनों की एवरेज ओमेगा है। एवरेज ओमेगा इज व्हाट? इट इज ω1 + ω2/2। तो रिजल्ट ये है कि ये आपके पास इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा एवरेज। तो रिजल्टेंट y क्या बना? वो एक sin ω_t ही बना, बट ओमेगा क्या है? इन दोनों की एवरेज है, लेकिन साथ में जो कोफिशिएंट है, दिस इज द एम्पलीट्यूड पार्ट। ये एम्पलीट्यूड पार्ट जो है ये एक हार्मोनिक फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, यानी इस टोटल कोफिशिएंट की वैल्यू किसी t पर 2a होगी, किसी t पर 0 होगी, ठीक है, और पीरियोडिकली ये बार बार 0 2a 0 2a ये होती रहेगी। तो यानी जो पार्टिकल इन दोनों के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट होगा उसका एम्पलीट्यूड टाइम वाइज कांस्टेंट नहीं होगा। देखो a + a हो जाना यानी 2a हो जाना, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन था जिसमें एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं, और डिस्ट्रक्टिव जब वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जिस t पर
ये वैल्यू 2a होगी, तो इंस्टेंटेनियसली ये कंस्ट्रक्ट होंगे। फिर किसी t पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इंस्टेंटेनियसली डिस्ट्रक्ट होंगे। और ये एक पीरियोडिक वेरिएशन है, ये एक रेगुलर टाइम पीरियड पर इस ओवरऑल ब्रैकेट की वैल्यू 2a होनी है और इसकी वैल्यू 0 होनी है। पीरियोडिक वेरिएशन है क्योंकि कॉस फंक्शन आ गया साथ में। तो आपके पास जब दो वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी किसी ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, तो ऑब्जर्वर जिस भी पोजीशन पर मीडियम में होता है उस पोजीशन पर वो एम्पलीट्यूड यानी लाउडनेस ऑफ साउंड का वेरिएशन ऑब्जर्व करता है, और ये वेरिएशन टाइम वाइज है। एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो एक बहुत लाउड साउंड होती है, फिर वो साउंड का लाउडनेस डिक्रीज हो जाता है, फिर लाउड हो जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है, फिर लाउड हो जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा होना है एम्पलीट्यूड का उसी टाइम पर, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो रिसीव है वो रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम ये होती रहती है। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। दीज आर नोन एज बीट्स। वन मैक्सिमम एंड वन मिनिमम, इट कॉन्स्टिट्यूट वन बीट। ठीक है, तो एक मैक्सिमम के जितने टाइम के बाद दूसरा मैक्सिमम आता है वो गैप एक तरह से टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड ऑफ बीट बोलते हैं। तो यहां से आप देखें, इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली डील करें, जैसे cos theta is 0 when theta is pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on। जब जब ये थीटा 0 हो जाएगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मिनिमा हो जाएगी। तो यहां से चेक करें कि cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 इंटू टी, ये वैल्यू क्या करनी, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो ये मिनिमा को कॉरस्पॉन्ड करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 2a मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब a माइनस a हो जाना, यानी डिस्ट्रक्ट हो जाना। तो एक रेगुलर टाइम गैप के बाद जब ये पाई बाय 2 होगा, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, तो जैसे t1 सॉल्व कर लें, जब ये पाई बाय 2 होगा तो ये आपके पास इक्वल टू पाई बाय 2 करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। फिर t2 जब ये 3 पाई बाय 2 होगा तो ये बनेगा 3 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। फिर वो इंस्टेंट जब 5 पाई बाय 2 होगा, लेट अस से t3, तो 5 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, यानी टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा, टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। क्या बनेगा वो, t2 माइनस t1 लिख सकते हैं या t3 माइनस t2 लिख सकते हैं। ये आपके पास 3 पाई बाय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस पाई बाय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, यानी कि 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। इसी तरह से टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा करें तो ये a प्लस a हो जाना, यानी ये वैल्यू कॉस में +1 होना या -1 होना, तो ये 2a ही रहेगा। -2 हो जाएगा, वो माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो माइनस साइन यहाँ फेज में आ जाएगी,
ये a प्लस ए, 2a तो रहा ना, तो हमारे पास मैक्सिमा है। तो कब होना है मैक्सिमा? जब कॉस थीटा प्लस माइनस 1 होना है। और ये 1 कब होना है? जब थीटा क्या है? 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, एंड सो ऑन। cos 0 प्लस 1, cos पाई माइनस 1, cos 2 पाई प्लस 1, cos 3 पाई माइनस 1, एंड सो ऑन। तो इस थीटा को ये पुट किया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2t इक्वल टू क्या करना है? इक्वल टू करना है 0, पाई, 2 पाई, एंड सो ऑन। तो आपके पास t1 आएगा 0, t2 तो ये आएगा, ये पाई करेंगे ना तो ये 2 यहां आ जाएगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। और t3 ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई से, तो 4 पाई अपॉन दिस। तो टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा सॉल्व करें तो t2 माइनस t1 एंड सेम t3 माइनस t2, तो वो वही आएगा जो टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो जो टाइम गैप है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या टू कंसेक्यूटिव मिनिमा, that is the time period of beat, because one maxima and one minima is one beat। तो मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा जब आएगा तो बीच में मिनिमा आ चुका होगा, यानी वो एक बीट का कितना टाइम, तो वो आपके पास टाइम पीरियड, वो गैप क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, चाहे वो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का ले लो, चाहे दो कंसेक्यूटिव मिनिमा का ले लो, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा है और दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा है। सो वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा कॉन्स्टिट्यूट वन बीट, एंड द टाइम पीरियड ऑफ बीट, टाइम इंटरवल भी बोल देते हैं उसको कभी कभी, टाइम पीरियड ऑफ बीट इज द टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और टू कंसेक्यूटिव मिनिमा जो हमने सॉल्व किया। यहां मैंने मिनिमा सॉल्व किया हुआ है, मैक्सिमा आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक करें तो वही आएगा जो ये आ रहा है। तो यहां से टाइम गैप या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ बीट, ये आपके पास है 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, एंड नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, जो कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 पाई, और यू कैन राइट एज 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 पाई, और 2 पाई कैंसिल। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो सुपर इम्पोजिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका डिफरेंस ही होता है। ये बात फाइनली एज रिजल्ट याद रखेंगे। देखो, मैथमेटिकली हमने जो सारी बात डिस्कस की है वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस की है। हमें एट द एंड जो बात याद रखनी है इस बीट्स फॉर्मेशन में वो ये कि जब कोई दो वेव्स हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी मीडियम में प्रेजेंट हों तो मीडियम में आप किसी भी पॉइंट पर ऑब्जर्व करें तो आपको वहां पर जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ वेव वहां ऑब्जर्व्ड है, वो पीरियोडिकली चेंजिंग विद टाइम होती है। वो पीरियोडिकली एक ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा बना रही होती है। दिस साउंड का वेरिएशन विद टाइम और रेगुलर टाइम पीरियड, दिस इज नोन एज बीट्स फॉर्मेशन। वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा कॉन्स्टिट्यूट वन बीट। ठीक है,
उस केस में हर पार्टिकल, देखो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन विद टाइम अलग चीज है, ऑसिलेशन अबाउट द मीन पोजीशन होना अलग चीज है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पार्टिकल्स इन द मीडियम किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होते हैं, तो उसका आंसर है एवरेज ω1 + ω2/2। लेकिन उनका एम्पलीट्यूड किस फ्रीक्वेंसी से वेरी होता है, तो अगर ओमेगा वाइज आंसर देना है तो वो तो आंसर आएगा ω1 - ω2, लेकिन न्यू बताना है तो वो आपके पास सिंपली ν1 - ν2 है। यानी अगर मान लीजिए एक वेव है 100 हर्ट्ज और सेकंड है 102 हर्ट्ज, तो इनके सुपरपोजिशन से जो बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 2 मिलेगी, डिफरेंस ऑफ दोस टू। और बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि इट इज द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड। क्योंकि हमें मोस्टली क्वेश्चन साउंड पर बेस्ड होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि ह्यूमन बींग्स का जो एक सेकंड में बीट्स ऑब्जर्व करने की एबिलिटी है वो 10 है। यानी अगर आप उन बीट्स को सुनेंगे तो अगर बीट्स का नंबर 10 से ज्यादा है तो आप वो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आप उतना क्विक वो वेरिएशन होता है कि आपको वो दो मैक्सिमा के बीच का मिनिमा ऑब्जर्व ही नहीं होता है। ये कभी कभी ये बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए बीट्स बन रही है 12, तो क्या हम ये बीट सुन पाएंगे, तो आंसर है नो। कोई डिटेक्टर कर लेगा डिटेक्ट। ह्यूमन बीइंग्स कितनी बीट्स पर सेकेंड सुन सकते हैं, तो उसकी एक मैक्सिमम नंबर, उस पर एक लिमिट है, दैट इज 10। तो वो बात भी ध्यान रखेंगे साथ में। और यहां जब दो सोर्स में मोस्ट कॉमनली हमें बात बोलते हैं ट्यूनिंग फोक, तो ट्यूनिंग फोक अपने ना एसएचएम की बेसिक बात याद रखनी है कि एसएचएम में जो टाइम पीरियड था वो 2π√m/k था। m इज द मास ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। तो अगर कहीं हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1/2π√k/m आ जाएगा। तो मास अगर कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। कैसे क्वेश्चन बनाते हैं कि एक ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करा रहे थे, फिर ट्यूनिंग फोक के प्रोंग को हमने स्लाइटली फाइलिंग कर दिया, ग्राइंडिंग कर दिया, यानी प्रोंग्स ऑसिलेट होते हैं। तो ऑसिलेट होने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपने लाइट कर दिया, मास वाइज कम कर दिया। ऐसा किया तो अंडरस्टूड है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। या कभी क्या क्वेश्चन बनाते हैं कि हमने जो ट्यूनिंग फोक है उसके प्रोंग्स पर कुछ को उसको लोड कर दिया, जैसे उस पर कुछ वैक्स कोट कर दिया या कुछ भी मास उसका ऐड कर दिया, लोड कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी के उस फॉर्मूले से ही अगर मास बढ़ेगा तो ऑसिलेटिंग पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2π√m/k, यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2π√k/m। मास बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मास कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। बीट्स के क्वेश्चंस में आपको बहुत बार ट्यूनिंग फोक्स पे क्वेश्चन बना के देते हैं जिनमें ये बात आपको ऑफन यूज हो रही होती है, तो ये बात ध्यान रखें। देखो हमने एसएचएम में ही ऐसे भी एग्जांपल्स किए थे जहां कंपैरिजन ऑफ टू एसएचएम्स हम कर रहे थे कि अगर दो पार्टिकल्स पैरेलल लाइंस पर ऑसिलेट हो रहे हैं और अगर इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस इनिशियल है, तो अगर इन दोनों की ओमेगा सेम है तो इनका फेज डिफरेंस फिर विद टाइम चेंज नहीं होगा। हमने सर्कल पर इमेजिन किया था ना कि टू पार्टिकल सर्कल पर है, अगर ओमेगा सेम है तो उनके बीच में एंगल वाइज जो गैप है वो गैप चेंज होना ही नहीं है। लेकिन अगर उनकी ओमेगा डिफरेंट है तो उनके बीच में किसी मूवमेंट पर गैप जीरो हुआ, एंगल गैप, तो वो जीरो के बाद जो फास्ट है वो लीड करता हुआ फिर वो गैप को पाई करेगा, 2π करेगा, 3π करेगा, 4π करेगा, और वो एक रेगुलर पीरियड के बाद होता रहेगा। और वो रेगुलर पीरियड किससे आना है? उन दोनों की रिलेटिव ओमेगा से आना है, यानी ω2 - ω1 से आना है। तो वही सारी बात यहां हो रही है कि जब दो वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी किसी पॉइंट तक पहुंचती हैं
तो वहां पर अगर किसी मोमेंट पर उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 ऑब्जर्व हुआ, तो क्योंकि दोनों की ओमेगा डिफरेंट है, तो 0 के बाद रिलेटिव ओमेगा से, व्हाट इज दैट रिलेटिव ओमेगा? ओमेगा 2 ओमेगा 1 का डिफरेंस, उस रिलेटिव ओमेगा से इनके बीच का फेज डिफरेंस पीरियोडिकली बढ़ता जाएगा। 0 था तो कुछ टाइम के बाद पाई होना है, फिर 2 पाई होना है, फिर 3 पाई होना है, फिर 4 पाई होना है। तो 0 पर कंस्ट्रक्ट होगा, जैसे ही पाई होगा डिस्ट्रक्ट होगा, जैसे ही 2 पाई होगा फिर कंस्ट्रक्ट होगा, फिर 3 पाई डिस्ट्रक्ट होगा। वही सारी बात हमने मैथमेटिकली भी डिस्कस की। यानी उनका जैसे 0 के बाद वापस 2 पाई, तो मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा आना है, तो ये किस रेट से होना है, किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से होना है? तो वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से होना है, जो हमने पूरा मैथमेटिकली भी समझ लिया। तो वो बात वही है जो हमने एसएचएम में भी डिस्कस की थी कि अगर दो ऑसिलेशंस डिफरेंट ओमेगा के होंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होंगे, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस चेंज होता जाएगा विद टाइम, और एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद ये बार बार सेम फेज में अपीयर होंगे, क्योंकि जब जब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई होना है तो सेम फेज अपीयर होना है, और जब जब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई होना है तो आउट ऑफ फेज अपीयर होना है। तो जब जब वो सेम फेज में आएंगे वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, जब जब वो आउट ऑफ फेज होंगे तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उनका जो फेज डिफरेंस का चेंज है विद टाइम, वो किस ओमेगा से हो रहा है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो बीट फ्रीक्वेंसी में ओमेगा नहीं पूछ रहे हैं, खाली फ्रीक्वेंसी न्यू, तो वो क्या है? न्यू 1 माइनस न्यू 2। वो सारी बात हमने मैथमेटिकली भी डिस्कस की। तो इसी फॉर्मेशन ऑफ बीट्स पर एग्जांपल्स भी नोट करें। जैसे हमें ऐसे गिवन है कि वाइब्रेशंस ऑफ 2 ट्यूनिंग फोक्स are given as, जैसे हमने y1 a sin ओमेगा 1t, y2 a sin ओमेगा 2t लिया था, तो यहाँ वो इक्वेशंस गिवन है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखें, वो हमने मैथमेटिकली उसको समझने के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने दोनों ए सेम, बट ए सेम होना जरूरी नहीं है। जब जब भी कंस्ट्रक्ट होना है तो ए प्लस बी होना है। जब वो ए सेम होता है तो 2a होना है, और जब डिस्ट्रक्ट होना है तो a माइनस बी होना है। तो इनके सुपरपोजिशन में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनना है वो क्या बनना है? आंसर है 6। और जो मिनिमम बनना है वो क्या बनना है? आंसर है 2, 4 माइनस 2। खैर, यहां ये इक्वेशन दे करके हमसे खाली ये पूछा है कि इन दोनों को हमने साउंड किया तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड, यानी व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। तो वो आपके पास इन दोनों के फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, तो ओमेगा 1 इज 500 पाई, ओमेगा 2 इज 506 पाई, यानी ये क्या है? ये 2 पाई न्यू 1, ये क्या है? 2 पाई न्यू 2, जिसका मतलब है कि न्यू 1 इज 250 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि न्यू 2 इज 253 हर्ट्ज। ठीक है, तो दोनों के फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस क्या है? 3। तो आपके पास आंसर है कि बीट फ्रीक्वेंसी इज 3, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड इज 3। नेक्स्ट, 2 tuning forks have frequencies 450 Hz and 454 Hz respectively.
two tuning forks have frequencies 450 Hz and 454 Hz respectively. Full stop. These forks are sounded together. These forks are sounded together. Then what will be the time gap between successive maximum intensities? टाइम गैप बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटीज का मतलब हुआ कि आप टाइम पीरियड ऑफ बीट पूछ रहे हो, ठीक है। तो अगर एक फोक की फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज है, न्यू वन इज 450 हर्ट्ज एंड न्यू टू इट इज 454 हर्ट्ज, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है 4, यानी बीट फ्रीक्वेंसी है 4। तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड का आंसर है 4। तो टाइम पीरियड इज 1/4। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल इज टाइम पीरियड, तो यहां से 0.25 सेकेंड। और जो टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटीज होगा, वही टाइम गैप बिटवीन टू मिनिमम इंटेंसिटीज भी होना है, जो पहले भी डिस्कस किया। नेक्स्ट, ए सोर्स X of unknown frequency produces 8 beats with a source of 250 Hz and 12 beats with a source of 270 Hz. What is the frequency of source X? एक सोर्स X है जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, वो 250 हर्ट्ज के साथ साउंड करते हैं, तो हमें 8 बीट्स मिलती हैं, जिसका मतलब कि इस 250 हर्ट्ज और उस सोर्स का जो डिफरेंस है वो 8 है, डिफरेंस 8 है। तो इस 250 के साथ 258 का भी डिफरेंस 8 है और 242 का भी डिफरेंस 8 है। तो यहां से इसका मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ X जो दिया है, सोर्स X ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, वो 250 प्लस माइनस 8 है, यानी कि 258 है या 242 है, 258 है या 242 है। लेकिन वही सोर्स X जब 270 हर्ट्ज के साथ साउंड करता है तो 12 बीट्स देता है। तो 270 के साथ 12 देने का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ X है वो 270 प्लस माइनस 12 है, यानी कि 282 है या 258 है। माइनस करेंगे तो आएगा 258। तो 258 वो वैल्यू आ रही है जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो आंसर होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ X इज 258, क्योंकि यहां भी सेटिस्फाई होना है और यहां भी सेटिस्फाई होना है, तो 258 ही है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ a tuning fork X is 1.5% more than that of a standard tuning fork, and that of a tuning fork Y is 2.5% less than that of same tuning fork, So when tuning forks X and Y are sounded together, 8 beats per second are heard. 8 beats per second are heard. What is
the frequency of standard tuning fork? What is the frequency of standard tuning fork? तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, खाली उसी पॉइंट पर बार बार कि दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एक साथ साउंड करेंगे तो बीट्स मिलेंगी. नाउ देयर इज ए स्टैंडर्ड फोक. स्टैंडर्ड फोक, लेट स्टैंडर्ड फोक has frequency nu. तो x is 1.5% more. X is 1.5% more, which means कि frequency of x, nu for x जो है वो इस nu का 1 प्लस 0.015 है, 1.5% मोर. तो क्या हो गया कि न्यू एक्स जो है वो 1.015 न्यू है. ठीक है. और जो y है, क्वेश्चन सेज कि वो 2.5% लेस है. ये मोर, ये लेस. तो न्यू y इज व्हाट? इट इज न्यू 1 माइनस 0.025, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ y है वो 0.975 न्यू है. नाउ इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि व्हेन x एंड y आर साउंडेड टुगेदर तो हमें 8 बीट्स पर सेकेंड सुनाई देती हैं. तो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या है? 1.015 न्यू माइनस 0.975 न्यू, इट इज 8. क्योंकि x और y को एक साथ साउंड किया तो जो बीट्स मिलेंगी वो इन दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा, जो कि ये है आपके पास. तो यहां से न्यू सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ टू tuning forks A and B, if two tuning forks A and B are sounded together, they produce 4 beats per second. They produce 4 beats per second. Full stop. Fork A is then slightly loaded with wax. अभी लोड करना है. लोड करना मतलब मास ऑफ द prong, ऑसिलेटिंग prong बढ़ाया जा रहा है, जिससे जो फोक A की फ्रीक्वेंसी है पहले से कुछ कम हो जाएगी. A is then slightly loaded with wax and then they produce 2 beats per second when sounded again. Then they produce 2 beats per second when sounded again. If the frequency of A is 256 hertz, if the frequency of A is 256 hertz, then what is the frequency of B? देखो, A की फ्रीक्वेंसी गिवन है 256 हर्ट्ज. ठीक है. और A और B को साउंड किया तो 4 बीट्स मिलती हैं. इफ A gives 4 beats per second with B, implies frequency of B is either 256 plus 4, that is 260, or 256 minus 4, that is 252. ये पहली इंफॉर्मेशन. फिर हमने क्या किया है, क्वेश्चन सेज कि हमने A को लोड कर दिया. लोड कर दिया मतलब
ए की फ्रीक्वेंसी जो 256 हर्ट्ज थी वो कुछ हमने डिक्रीज कर दी, वो 255 कर दी या 254 कर दी, कितनी कर दी पता नहीं, बट कुछ कम हो गई। और उसको फिर बी के साथ ही साउंड किया और फिर बीट्स ऑब्जर्व की, तो हमें बीट्स का नंबर 2 मिला। देखो अगर बी इज आइदर 260 और 252, हमें ये जज करने के लिए कि वो बी क्या है, सेकंड केस गिवन है कि ए को हमने स्लाइटली लोड कर दिया और फिर दोबारा बी के साथ साउंड किया। ए को लोड करने से ए की फ्रीक्वेंसी कुछ कम हुई है, क्योंकि लोड करने से फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो अगर ये कम हो गई और बी अगर 260 होता तो 260 का और इसका डिफरेंस 4 से बढ़ना चाहिए था, यानी बीट्स का नंबर 5, 6, 7 होना चाहिए था, मोर देन 4 होना चाहिए था। लेकिन बीट्स का नंबर क्वेश्चन सेज कि 2 है, इसका मतलब कि वो 260 तो नहीं है, क्योंकि 260 का डिफरेंस जब ये 256 से कम हो जाएगा उसके साथ मोर देन 4 होना चाहिए था। तो फिर बी क्या है, बी 252 हर्ट्ज है, क्योंकि 252 होने पर इसको डिक्रीज करेंगे तो हो सकता है डिक्रीज करके आपने इसको 254 बना दिया हो, तो 254 भी 2 दे सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपने इसको डिक्रीज करके ना 250 बना दिया हो तो भी 2 दे सकता है। तो 252 के साथ तो पॉसिबिलिटी है कि ए को लोड करें तो हमें बीट्स 2 मिल जाएं, लेकिन 260 के साथ तो ये इम्पॉसिबल है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 252 हर्ट्ज। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने भी डिस्कस किया, तो इस तरह के केस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट, व्हेन ए ट्यूनिंग फोक ए of unknown frequency is sounded with another tuning fork B of frequency 256 Hz, then 3 beats per second are observed. Then 3 beats per second are observed. Full stop. After that, A is loaded with wax. After that, A is loaded with wax and sounded. After that, A is loaded with wax and sounded. Then again 3 beats per second are observed. Then again 3 beats per second are observed. What is the frequency of fork A? तो इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अननोन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ये 256 हर्ट्ज गिवन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 256 हर्ट्ज और इस बी और ए को जब एक साथ साउंड करते हैं तो 3 बीट्स मिलती हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। 3 beats per second implies कि frequency of A is either 259 or 253, दो पॉसिबिलिटी। अब इनमें से क्या है ये, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ही बताना है, उसी के लिए सेकंड इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम फिर ए को लोड करते हैं और फिर बी के साथ दोबारा साउंड करते हैं, यानी बी 256 ही रहता है। ए को लोड करते हैं और फिर बी के साथ साउंड करते हैं तो फिर से 3 बीट्स पर सेकेंड ही सुनाई देती हैं। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए? तो देखो आपने ए को लोड किया, ए 259 था तो भी डिक्रीज हो जाना था, और अगर 253 था तो भी डिक्रीज हो जाना था। ठीक है, तो अगर 256 के साथ डिफरेंस की बात करें तो अगर ये A 253 है
और 253 से ये और डिक्रीज होगा, मतलब 252 होगा, 251 होगा, 250 कुछ भी हो सकता है। तो 253 से लेस वैल्यू जब इसकी होगी तो उसका डिफरेंस इस बी के साथ क्या वापस 3 हो सकता है? आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 253 से डिक्रीज होकर के डिफरेंस विद 256 बढ़ना है, इसे 4 होना है, 5 होना है, 3 नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये A259 है तो डिक्रीज होकर के ये 259 253 बन सकता है, ठीक है ना। और 253 अगर बना तो फिर दे देगा 3 इसके साथ। तो यहां से प्रूव होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो है वो 259 है, वो 253 नहीं हो सकता है। सो आंसर इज 259 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 tuning forks are arranged in increasing order of frequency. 16 tuning forks are arranged in increasing order of frequency. Full stop. Any two consecutive tuning forks, comma, when sounded together, produce 8 beats per second. When sounded together, produce 8 beats per second. Full stop. If frequency of last fork is twice that of the first, then what is the frequency of first fork? तो ये सब जनरल क्वेश्चंस हैं। जो हमारा बीट्स का टॉपिक है वो तो सिर्फ इतनी सी बात ही बता रहा है कि बीट्स फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज। तो हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के 16 फोक्स लिए और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में उनको लगा दिया, और कोई भी दो कंसेक्यूटिव जो फोक थे उनमें बीट्स 8 मिलती थी। यानी पहला फोक, फर्स्ट फोक अगर न्यू है तो सेकंड फोक जो है, ये फर्स्ट फोक है, ठीक है। सेकंड फोक जो है वो न्यू प्लस 8 है, इंक्रीजिंग। थर्ड फोक जो है वो न्यू प्लस 8 फिर प्लस 8 यानी 16, यानी वो न्यू प्लस 2 टाइम्स 8 है। जो फोर्थ फोक होगा, वो न्यू प्लस 24 यानी कि न्यू प्लस 3 टाइम्स 8 है। तो फोर्थ फोक क्या है? न्यू प्लस 3 टाइम्स 8। तो 16th फोक क्या होगा? 16th फोक होगा न्यू प्लस 15 टाइम्स 8। अब समझिए इस बात को, ये फोर्थ क्या है? 3 टाइम्स 8, तो 16th हो जाएगा 15 टाइम्स 8। एंड क्वेश्चन सेज कि जो 16th फोक है ये फर्स्ट का डबल है, यानी ये वैल्यू 2 टाइम्स न्यू है। तो 2 टाइम्स न्यू, तो यहां से 15 इंटू 8 इज 2 न्यू माइनस न्यू, यानी कि न्यू की वैल्यू है 120 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोक इज 120 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ two sound sources are 256 hertz and 260 hertz. 256 hertz and 260 hertz. And at t equal to 0, intensity of sound is maximum. At t equal to 0, intensity of sound is maximum. Then find the phase difference at time t equal to 1/16 seconds. देखो, फेज डिफरेंस टाइम वाइज चेंजिंग है। जैसे वो एक रिपीट रेगुलर इंटरवल के बाद मैक्सिमा हो जाता है, का मतलब 2 पाई से चेंज हो जाता है। ऐसे वैल्यू तो कोई भी आ रही है ना बीच में। तो यहां ये पूछा है कि एट
t equal to 0 मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड। का मतलब हम ले सकते हैं कि फेज डिफरेंस फाई रिलेटिव में बोल रहा हूं, डिफरेंस इज फाई रिलेटिव, ये है आपके पास 0। मैक्सिमा 2 पाई भी हो सकता है बट हम 0 मान लेते हैं कि 0 है ये। तो किसी भी t पर एट एनी t जो फाई रिलेटिव होगा वो क्या होगा, वो ओमेगा रिलेटिव इनटू t होगा। एंड व्हाट इज ओमेगा रिलेटिव? ओमेगा रिलेटिव इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। सो फाई रिलेटिव इट इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इनटू t। नाउ व्हाट इज ओमेगा 1? जो दो आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक है 260 हर्ट्ज और एक है 256 हर्ट्ज। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, ठीक है। तो यहां आंसर आ जाएगा 2 पाई इंटू 260 माइनस 256 इंटू टी दिया है आपको 1/16। तो ये 2 पाई, ये आ गया 4 इंटू 1/16, तो ये आता है π/2। यानी फेज डिफरेंस उस इंस्टेंट पर π/2 होगा, विच ऑल्सो डिनोट कि π/2 जो फेज डिफरेंस है, जब पाई होता है तो मिनिमा बनना है। तो अभी ये मिनिमा नहीं है, मैक्सिमा था 0 पर, फिर मिनिमा आएगा जब पाई होगा, फिर मैक्सिमा आएगा जब 2 पाई होगा, फिर मिनिमा आएगा जब 3 पाई होगा। तो इतने टाइम के बाद कितना हुआ है फेज डिफरेंस? π/2 हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, when a tuning fork of frequency 341 hertz, when a tuning fork of frequency 341 hertz is sounded with another tuning fork, then 6 beats per second are heard. 6 beats per second are heard. Full stop. When the second tuning fork, when the second tuning fork is loaded with wax and sounded with the first tuning fork, the number of beats is 2 per second. The number of beats is 2 per second. What is the natural frequency of the second tuning fork? What is the natural frequency of the second tuning fork? देखो, एक फर्स्ट फोक जो है वो है 341 हर्ट्ज और सेकंड फोक के साथ 6 बीट्स। सो 6 बीट्स per second with second fork, it implies frequency of second fork is या तो 341 plus 6 यानी 347 या 341 minus 6 which means 335। या तो इसमें +6 या -6, ये हो सकता है। ना क्वेश्चन सेज कि सेकंड फोक इज लोडेड विद वैक्स, यानी सेकंड की फ्रीक्वेंसी जो भी थी वो डिक्रीज कर दी गई और फिर हमने इसको फर्स्ट फोक के साथ साउंड किया तो बीट फ्रीक्वेंसी जो पहले 6 थी वो 2 हो गई। तो बताइए कि सेकंड ट्यूनिंग फोक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है लोड करने से पहले? तो या तो वो 347 थी, 335 थी। अगर वो 335 थी और लोड किया तो कम हो गया, तो 335 से कम होने पर उसका डिफरेंस विद 341 मोर देन 6 होना है, 7, 8, 9 कुछ होना है। क्वेश्चन सेज कि वो 2 हो गया है। इसका मतलब कि जो सेकंड फोक है वो 335 तो नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। हाँ, वो 347 होगा और लोड किया, तो लोड करके सपोज बन गया वो
347 से डिक्रीज होके बन गया 343, तो 343 और 341 का डिफरेंस 2 पॉसिबल है, इसका पॉसिबल नहीं है। तो आंसर इज कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड फोक है वो 347 हर्ट्ज है। नेक्स्ट, a tuning fork whose frequency as given by manufacturer, a tuning fork whose frequency as given by manufacturer is 512 hertz is being tested with an accurate oscillator. With an accurate oscillator, it is found that the fork produces a beat frequency of 2 hertz when oscillator reads 514 hertz, but produces a beat of 6 hertz when oscillator reads 510 hertz. Then what is the actual frequency of fork? What is the actual frequency of fork? देखो उस फोक की फ्रीक्वेंसी गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर 512 है, बट वो एक्यूरेट नहीं, उसको टेस्ट किया जा रहा है। तो जो ऑसिलेटर है, जब वो 514 फ्रीक्वेंसी दे रहा था, ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, तो उस फोक ने 2 बीट्स दी। इसका मतलब कि जो फोक है वो 512 है या 516 है। अरे सुने, और मैन्युफैक्चरर ने उसका 512 दिया था, तो इट सीम्स कि वो एक्यूरेट है, लेकिन वो 2 बीट्स इसके साथ दे रहा है, तो वो ये भी तो हो सकता था ना। तो हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, हमने इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को 514 से चेंज करके 510 किया, और जब 510 किया, यानी अगर वो 512 होता तो इसके साथ भी 2 देता और इसके साथ भी 2 ही देता, लेकिन अब इसके साथ वो देता है 6। इसका मतलब है कि फोक जो है वो या तो 510 माइनस 6 यानी कि 504 है या फिर 516 है। तो 516 हर्ट्ज दोनों में कॉमन सेटिस्फाई होती है। तो जो उस मैन्युफैक्चरर ने उस पर 512 गिवन है फ्रीक्वेंसी, वो रॉन्ग है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो 516 है। नेक्स्ट, the frequency of tuning forks A and B are respectively 3% more and 2% less than the frequency of tuning fork C. Full stop. When A and B are simultaneously excited, comma, 5 beats per second are produced, then find the frequency of fork A, B भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, बोथ A and B या खाली A पूछा है क्वेश्चन में। तो पहले भी एग्जाम्पल एक ऐसा डिस्कस किया हमने। फ्रीक्वेंसी ऑफ A जो है वो 3% मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ C है, यानी न्यू A जो है वो आपके पास 1.03 टाइम्स न्यू ऑफ C है, 3% मोर। और जो B है वो 2% लेस, मीन्स 0.98 फ्रीक्वेंसी ऑफ C है। ये 3% मोर है, ये 2% लेस है, ठीक है। जब A और B को हम एक्साइट करते हैं तो 5 बीट्स पर सेकंड मिलती हैं, यानी 1.03 न्यू C माइनस 0.98 न्यू C। क्वेश्चन सेज 5, यानी ये आपके पास
05 न्यू सी इज 5, यहां से न्यू सी आता है 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी सी 100 हर्ट्ज। अब ए पूछा है, अब 1.03 इंटू 100 कर देंगे, यानी 103 हर्ट्ज। अगर बी पूछ लिया जाए तो 98 हर्ट्ज। ठीक है। सो 3 केसेस हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में है। एक इंटरफेरेंस जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया, सेकेंड इज बीट फॉर्मेशन, एंड थर्ड इज स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स, तो स्टेशनरी वेव्स को डिटेल में तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन एक बार समझ ले दोबारा सारी बात। इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन का वो केस था जिसमें सोर्सेस कोहेरेंट थे, यानी सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होती थी और उनके बीच में फेज डिफरेंस विद टाइम चेंज नहीं होता था, जिससे मीडियम में पोजीशन वाइज हमें वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी मिलता था और ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा ऐसा मिलता था। ये इंटरफेरेंस था। बीट्स में दो ऐसी वेव्स जिनमें स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है, इससे क्या होता है कि एक ही पॉइंट पर, इंटरफेरेंस में एक ही पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड होता है फिर वो विद टाइम चेंज नहीं होता है। पोजीशन वाइज कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा है, बट जहां जो है फिर वही रहता है। जबकि बीट्स फॉर्मेशन में हर पॉइंट पर मीडियम में आपको टाइम वाइज वेरिएशन मिलेगा। वो जरूरी नहीं है कि इसको जब मिनिमा मिला तो दूसरे को भी वही तभी मिनिमा मिले, वो जरूरी नहीं है, लेकिन हर पॉइंट पर एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी रेगुलर टाइम पीरियड से वेरी होने लगती है। यह है बीट फॉर्मेशन, जिसमें बीट फ्रीक्वेंसी से बात डिस्कस किया हमने। थर्ड केस जो हमें स्टैंडर्ड डिस्कस करना है, इट इज नोन एज स्टेशनरी वेव्स। जब टू वेव्स एग्जैक्टली सेम वेव्स, आइडेंटिकल वेव्स, बट ट्रेवलिंग एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे एक वेव पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल करे और दूसरी नेगेटिव एक्स में ट्रेवल करे और दोनों वेव्स हों आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है और उनका ओमेगा भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दे आर आइडेंटिकल वेव्स। उनमें कोई फेज डिफरेंस हो सकता है, वो अलग बात है, बट वेव का अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा, वो दोनों सेम हों लेकिन वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हों, तो ऐसी वेव्स के सुपरपोजिशन से जो भी रिजल्टेंट पार्टिकल्स का ऑसिलेशन मिलता है, दैट इज नोन एज स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे।